स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एडुवाइब। चलो अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई फ्रेंच सोसाइटी के अंदर 18th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर क्या सोसाइटी थी, क्या फ्रांस के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी, फ्रांस का राजा कौन था, ये सब पढ़ते हैं आज को। मेरा नाम है काजल और मैं कंप्लीट करा रही हूँ आपकी 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है, एडुवाइब चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ने के वाले हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे लुई द 16 जो था उसको 1774 में थ्रोन पर बिठा दिया गया था। अब देखो ये जो है केवल 20 साल की उम्र में ही क्या बन गया था, राजा, ठीक है। ये था सिर्फ 20 साल का जब ये इसको राजगद्दी पर बिठा दिया गया। और तो और बेचारी की शादी भी करा दी गई, किससे? मैरी एंटोनियट से, जो थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुई लुई 16 के साथ कुछ गड़बड़? लुई 16 को एम्प्टी ट्रेजरी मिली, मतलब और उसकी तिजोरी क्या थी? बिल्कुल खाली। किस वजह से खाली थी? ड्यू टू प्रीवियस वॉर्स एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट लाइफस्टाइल। मतलब क्या? जो पुरानी वॉर्स वगैरह हुई हो उसमें खर्चे पानी की वजह से, ठीक है। और या फिर दूसरा क्या? उसका लाइफस्टाइल क्या था उन लोगों का? जैसे मान लो लाइफस्टाइल काफी ज्यादा तगड़ा था, इतने बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते थे, उनके अंडर सर्वेंट्स काम करते थे, इतने जब 100 200 क्या सर्वेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। और तो और इनके क्या बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस भी होते थे, ठीक है। अब ये जो रानी थी मैरी एंटोनियट, ऐसे तो है नहीं, हल्की-फुल्की रानी थी नहीं ये, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल की रानी थी, जिसको क्या अंधा पैसा जिसको बोलते हैं। रानी को पार्टी अरेंज करनी होती थी वीकेंड्स पर, ठीक है। इसलिए क्या सारे खर्चे पानी क्या निकलते जा रहे थे। एक तो वैसी बेचारी की जो ट्रेजरी थी वो खाली थी, और दूसरी तरफ क्या इतने एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ओके, पढ़ते हैं आगे। आखिर ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस था, इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह क्या थी? देखो इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह थी फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन। देखो जैसे ब्रिटेन ने भारत पर राज कराया ना, वैसे ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर भी राज किया था, ठीक है। अमेरिका अमेरिका के अंदर पता है 13 कॉलोनीज बना ली थी, किसने? ब्रिटेन ने, ठीक है। फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट था किसमें? अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। और तो और क्या है, डेब्ट रोज टू ओवर 3 बिलियन लिवरेज। देखो 3 बिलियन तो नहीं है, 2 बिलियन है, 3 बिलियन इसमें 1 बिलियन लिवरे ऐड करने के बाद है अमेरिकन वॉर में। देखो अमेरिका अपनी रिवॉल्यूशन कर रहा था ब्रिटेन से आजादी के लिए, ब्रिटेन से क्या आजादी गेन करने के लिए, इसलिए फ्रांस ने उसको हेल्प करी थी ये गोली बारूद वगैरह खरीदने में। और कितना का कर्जा पड़ गया था इससे फ्रांस के ऊपर? कम से कम 3 बिलियन लिवरेज का, जिसमें 1 बिलियन क्या उसने अमेरिकन वॉर्स में ही दी, ठीक है। अमेरिका की जो ये 13 कॉलोनीज थी ना, इनको इंडिपेंडेंस गेन कराने में फ्रॉम ब्रिटिशर्स फ्रांस ने हेल्प की थी, ठीक है। देखो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज टू 10% लोन्स। फ्रांस फ्रांस ने जो हेल्प करी थी पैसे लेकर बड़े बड़े अमीरों से, या फिर बड़े बड़े अमीरों से जितना भी लोन वगैरह लेकर के दिया था ना, अब उस लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% से ज्यादा हो चुका, ठीक है। फिर देखो इसके बाद क्या है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी थी? मोनार्की चल रही थी फ्रांस में, तो इसलिए गवर्नमेंट को एक बहुत ही लार्ज पोर्शन किस पर खर्च करना पड़ रहा था? इंटरेस्ट की पेमेंट्स देने में, ठीक है। ब्याज चुकाने में सारा का सारा पेमेंट जो था, बजट जो होता था मोनार्कियल का, जितना भी मोनार्की सिस्टम, जितनी भी सरकार का उस टाइम पर बजट होता था, वो किसमें चला जाता था? सारा क्या अपना ब्याज, अपना इंटरेस्ट देने में, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में कि भाई अमेरिका की हेल्प करी थी किसने? फ्रांस ने। और जिसकी वजह से क्या 1 बिलियन लिवरे तो अमेरिका की वजह से चढ़ गया था, और बाकी क्या इधर उधर के खर्चों की वजह से, तो टोटल कितना 3 बिलियन लिवरेज का क्या कर्जा चढ़ चुका था। और 10% लोन जो था वो और बढ़ रहा था, जो इंटरेस्ट, और इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़कर कितना हो गया था? 10%। और गवर्नमेंट हो चुकी थी बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स नहीं भुगताने में सारा का सारा उसका पैसा चला जाता, ठीक है। फिर देखो क्या है, इंक्रीज टैक्सेस टू मैनेज डेट। जैसे अब देखो क्या करे गवर्नमेंट, उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्सेस भाई जैसे हम भी भरते हैं ना, तो वैसे उस टाइम पे यूरोप में भी टैक्सेस होते थे, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टैक्सेस होते थे। तो क्या गवर्नमेंट ने सोचा, राजा ने सोचा कि भाई अब जो ये एक्सपेंसेस है ये इनको एक्सपेंसेस को लेकर कहाँ से आया जाए, ये इतने खर्चे पानी है, ये सब कैसे रिकवर किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीज करना ज्यादा समझा, ठीक है। और देखो ये जो पैसे जाते थे काय में जाते थे, किस चीज में जाते थे ये पैसे? आर्मी में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर राजा आर्मी रख रहा है तो वहां पे जो आर्मी मैन है उनको सैलरी भी तो देनी है। कोर्ट है, ठीक है, कोर्टमैन्स वगैरह, गवर्नमेंट है, जितने भी ऑफिसेज वगैरह सब जगह पैसे तो जाते ही है ना। इसलिए क्या उसने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, टैक्सेस ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाउएवर रेजिंग टैक्सेस वाज इनसफिशिएंट टू बैलेंस द बजट। लेकिन क्या टैक्सेस बढ़ाने के बावजूद भी बजट में कोई इतना अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है, ठीक है। अब देखो जानते हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। देखो जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था, वैसे ही क्या फ्रांस के अंदर भी 3 स्टेट सिस्टम चलता था। इसी को बोला जाता था सोशल रिजीम, ठीक है। फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होती थी, ठीक है। 3 स्टेट्स में, जिसमें फर्स्ट होती थी क्लर्जी, सेकंड होती थी नोबिलिटी, थर्ड होती थी पीजेंट्स एंड द मिडिल क्लास, ठीक है, जिसको बर्गर्स बोलते थे। अब देखो बात क्या है, फर्स्ट स्टेट में कौन होते थे? रिलीजियस पीपल्स, ठीक है।
जो रिलीजियस पीपल्स होते थे, जैसे हम बोल सकते हैं बाइशप्स हो गए, ठीक है, फादर्स हो गए, ठीक है, सिस्टर्स हो गए, जो चर्च में रहते थे ना, वो हमारी होती थी क्लर्जी पूरी की पूरी कम्युनिटी। सेकंड स्टेट में कौन होते थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब ही क्या है? रॉयल ब्लड, ठीक है? रॉयल ब्लड मतलब या फिर बिलॉन्गिंग टू रॉयल ब्लड, ठीक है? तो नोबिलिटी में कौन लोग होते थे? राजा, रानी या फिर उनके सगे-संबंधी, रिलेटिव्स वगैरह। बेसिकली ये कौन-सी है? अमीर वाली जनता। थर्ड स्टेट्स में होते थे पीजेंट्स और मिडिल क्लास, मतलब जितने भी बाकी यूरोप की जनता बची या फिर फ्रांस की जो जनता बची वो हमारी किसमें आती? पीजेंट्स यानी फार्मर्स। और मिडिल क्लास इसमें थोड़े बहुत प्रोफेशंस वगैरह वाले आ गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स में कौन सी है? फर्स्ट स्टेट कौन सी है? क्लर्जी। सेकंड स्टेट कौन सी है? नोबिलिटी, जिसमें रॉयल ब्लड है, राजा महाराजा और इनके सगे संबंधी वगैरह, रिलेटिव्स। और थर्ड स्टेट में कौन है? पीजेंट्स या फिर थोड़ी बहुत मिडिल क्लास, जो थोड़े बहुत अमीर थे या फिर जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें होती थी। देखो ये हमारी दे रखी है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, दूसरी में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में भी देखो भाग बटे हुए थे। थर्ड स्टेट में सबसे पहले कौन सा आ गया? बिग बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट्स, ये प्रोफेशनल्स हो गए सारे के सारे, ठीक है? जितने भी प्रोफेशंस वगैरह हो गए ना, वो हमारे किसमें आ गए? इसके अंदर, ठीक है? थर्ड स्टेट के फर्स्ट वाले पार्ट में। फिर उसके सेकंड वाले पार्ट में आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, कौन है? फार्मर्स, ठीक है? इनके पास थोड़ा बहुत अपना लैंड एरिया वगैरह होता था, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम करते थे, तो उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है? फिर सबसे लास्टली कौन से हो गए? बेचारे बहुत गरीब, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट्स। सर्वेंट्स कौन? जो सर्व कर रहे थे राजा महाराजा के घरों में या फिर किसी के भी घर में, लैंडलॉर्ड्स वगैरह के घर में। और लैंडलेस लेबर कौन? जो दूसरों के लैंड पर जाकर के काम करते थे। और स्मॉल पीजेंट जिनके पास खेत वगैरह होते भी थे लेकिन बहुत कम, या फिर वो किसी और के लिए काम करते थे, ठीक है? ये हमारी 3 स्टेट्स रही या फिर हमारी कौन-सी रही ये? सोशल रिजीम, ठीक है? जो सोसाइटी अरेंज रहती थी फ्रांस में। अब बात करते हैं इसके बाद में, देखो टैक्सेशन एंड प्रिविलेज स्टेट्स ऑफ द स्टेट्स। टैक्सेशन मतलब कि टैक्स कौन-कौन देगा या फिर टैक्सेस किस बिहाफ पर उनमें डिवाइडेड थे। प्रिविलेजेस क्या है? जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है? फैसिलिटीज़ या फिर हम बोल सकते हैं किसी को क्या-क्या जैसे मैं आपसे बोलती हूँ ना, गवर्नमेंट जॉब में किसको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है? वो सब हमारे प्रिविलेजेस में आ गए। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो क्या है? द थर्ड स्टेट अलोन वाज़ रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टैक्सेस। मतलब क्या? अकेली थर्ड स्टेट ही टैक्सेस भरती थी, यानी थर्ड स्टेट के अलावा और कोई टैक्सेस नहीं पे कर रहा। कितनी गलत बात है। बेचारे एक तो वैसे ही गरीब और तो और उन बेचारों को क्या टैक्सेस भरना पड़ रहा है। देखो इसमें एक था डायरेक्ट टैक्स जो है टाइल, ठीक है? और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हो गया टैक्सेस ऑन एवरीडे गुड्स, जैसे सॉल्ट वगैरह हो गई, टोबैको हो गया, ठीक है? इन पर भी टैक्सेस लगता है, ठीक है? तो आप ध्यान रहेंगे, एक टाइले है और टिथे है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वो क्या? चर्च को जाता था। तो टाइले जो है वो डायरेक्ट किसे जा रहा है बच्चों? स्टेट को, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मान लो ये सॉल्ट पे भी टैक्स लगता था, टोबैको पे भी, तो ये डायरेक्ट, ठीक है? अब देखो टिथे वाला जो है अभी आगे आएगा, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। फिर देखो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो थी, जो क्लर्जी थी और जो नोबिलिटी थी, वर एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। मतलब क्या? उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। वो अपनी आराम से मस्त मौज जिंदगी काट रहे थे, अंधी दौलत थी, पैसे आ रहे थे, टैक्सेस भी आ रहे थे इनके पास, ठीक है? लेकिन इनको क्या टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे थे। फिर देखो इसके बाद क्या है, नॉबल्स हैड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और तो और जो नॉबल्स होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस, जैसे इंडिया में चलता था जमींदारी सिस्टम, ठीक है? वैसे क्या एक फ्यूडल सिस्टम चलता था यूरोप में, ठीक है? फ्यूडल सिस्टम कहाँ चलता था? यूरोप में। तो वो ये होता क्या था कि इसमें टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे अपने लैंडलॉर्ड्स को। और टैक्सेस की फॉर्म्स क्या होती थी, वो क्रॉप्स वगैरह देते थे और उनके घर में जाकर के काम वगैरह करते थे, ये सब। इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट, जैसे लेबर, ठीक है? घरों का काम वगैरह करवा लिया, आर्मी सर्विस या फिर अपनी जो है आर्मी सर्विस ले ली। देखो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, ये फ्यूडल सिस्टम के अंदर एक होता था लैंडलॉर्ड, ठीक है? और इसको एक मिलता था रहने के लिए बंगले। और इस बंगले के चारों तरफ यहाँ पे खेती होती थी और यहीं पर क्या लोग काम करते थे। और ये लोग जाकर के इसको, इस राजा को क्या करते थे? सर्व, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ लेबर, उसे घर का काम करके या फिर कभी-कभी आर्मी सर्विस भी प्रोवाइड करते, ठीक है? ये होता था फ्यूडल सिस्टम, किसमें चलता था? जो यूरोप में। चर्च आल्सो टूक अ शेयर इन द फॉर्म ऑफ टिथेस। टिथेस जैसे अभी मैंने पहले बताया था, एक टाइले टैक्स था और ये दूसरा क्या है? टिथे टैक्स है, जो कि ये भी पीजेंट्स ही देते थे बेचारे, फार्मर्स। और ये किसको जाता था? चर्च में। तो देख रहे हो, स्टेट अपना मजा ले रहे हैं, मतलब क्या गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? टाइले। और चर्च के पास जो टैक्स जा रहा है वो कौन-सा है? टिथे, ठीक है? और भर कौन रहे हैं दोनों टैक्सेस? सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग, फिर चाहे वो फार्मर्स हो, पीजेंट्स हो या फिर आर्टिसंस, वर्कमेन्स या फिर प्रोफेशनल्स वाले, ठीक है? राजा महाराजा या फिर चर्च, जितने भी रिलीजियस पीपल थे, चर्च से रिलेटेड, वो टैक्सेस नहीं देते थे, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं द बर्डन ऑन द थर्ड स्टेट। देखो बर्डन क्या है इस पे, इस क्या प्रभाव पड़ा, क्या बर्डन हुआ थर्ड स्टेट के ऊपर? इससे पीजेंट्स जो हैं या फिर फार्मर्स कह लो, वो 90% पॉपुलेशन कंक्लूड करते थे। यानी पूरे यूरोप की अगर 100% पॉपुलेशन अगर हम देख रहे हैं तो 90% पॉपुलेशन किसकी होती थी बेटा? फार्मर्स। किसकी होती थी? फार्मर्स, ठीक है? बाकी के 10% में लोग कौन है? ये हो गए फर्स्ट एंड
सेकंड स्टेट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना हमने कि जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट पर ही था और जबकि पॉपुलेशन जो थी उनकी कितनी थी 90%, ठीक है। और बेचारों के पास लैंड तो था ही नहीं, कुछ ही लोगों के पास लैंड होता था, जिसमें लिखा है स्मॉल नंबर। तो देखो क्या 60% जो लैंड था वो कंट्रोल कौन कर रहा था, नॉबल्स या फिर क्लर्जी। यानी देख रहे हो 10% लोग जो है बाकी यूरोप की पॉपुलेशन उनके पास 60% लैंड है, ठीक है। एंड वेल्दी मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, उसमें कुछ वेल्दी मेंबर्स भी होते हैं जो अभी हमने प्रोफेशंस वाले पढ़े थे ना, अभी हमने थर्ड स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा था, देखो जैसे यहाँ पे। तो इसमें जो बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट्स वाले हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके पास थोड़ा बहुत लैंड था, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि थर्ड स्टेट्स के जो कुछ वेल्दी मेंबर्स थे, थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी और बाकी 60% जो लैंड था वो किस किसके पास था, नॉबल्स, क्लर्जी, थर्ड स्टेट्स के कुछ अमीर लोगों के पास। फिर देखो इसके बाद हमारा पॉइंट है थर्ड स्टेट बोर द एंटायर टैक्स, और सारा बर्डन जो है टैक्स का वो किसके पास है, थर्ड स्टेट के पास, ठीक है। और फ्यूलिंग फ्रस्ट्रेशन, अब जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन उन लोगों की है, लैंड एरिया उनके पास नहीं है, ठीक है। लैंड भी नहीं है, ना ही कोई तमीज का प्रोफेशन है, ठीक है। फार्मिंग में एक इंसान कितना ही कमा लेगा। और इनइक्वालिटी भी भाई होगी ही होगी, देखो जब टैक्सेस ही सिर्फ वही भर रहे हैं तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी तो यही है। और कोई अगर इंसान, ये लोग थे इतने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले, इतने अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर समझते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट अपने सामने थर्ड स्टेट को कुछ नहीं समझता था, तो इसलिए इनइक्वालिटी भी फेस करनी पड़ती थी किसको, थर्ड स्टेट को, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे टैक्सेस भर भर कर, क्योंकि सारा टैक्स क्या किसको देना पड़ रहा था, सिर्फ थर्ड स्टेट, और इसलिए क्या उन्हें इनइक्वालिटी फील थी। देखो ओल्ड रिजीम क्या है, ओल्ड रिजीम कह लो या फिर सोशल रिजीम, ठीक है, बात एक ही है। ये फ्रांस की या फिर यूरोप में एक सोसाइटी थी जहां पे 3 स्टेट्स होती थी, ठीक है, जो हमने 3 स्टेट्स अभी पढ़ी हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वही है। द टर्म ओल्ड रिजीम रिफर्स टू द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 क्यों, क्योंकि इस टाइम पे हो चुका था फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन, भाई रिवॉल्यूशन आया था, तो चेंज भी आया, और चेंज क्या आया, ओल्ड रिजीम जो थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। ओल्ड रिजीम 1789 से पहले तक ही चली है, इसके बाद में नहीं चली। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन द सिस्टम कंट्रीब्यूटेड टू द इवेंचुअल फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इनइक्वालिटी वही कि भाई टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या, जितने भी प्रिविलेजेस थी वो मजे मौज कौन मार रहा था, मजे मौज कौन ले रहा था, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, और बेचारे टैक्सेस कौन दे रहे थे, थर्ड स्टेट। मजदूरों की तरह काम कौन कर रहे थे, ये। और टैक्सेस टैक्सेस की तो हमने बात कर ली। हाँ, फ्यूडल सिस्टम के तहत दबे हुए कौन थे, ये। जैसे जाकिर खान वाली लाइन आ गई ना, मतलब एक तरह से सारा दुख दर्द पीड़ा जो था वो थर्ड स्टेट के हिस्से था, और जितनी भी मौज मस्ती थी वो किसके, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के हिस्से थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट को कभी ना कभी तो गुस्सा आना ही था, और जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आया। तो आज के टॉपिक के हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या थर्ड स्टेट ही सारे टैक्सेस दे रहा था, टैक्स बर्डन था, डायरेक्ट कह लो या इनडायरेक्टली कह दो, वो सारा पीजेंट्स पर था ही था, ठीक है। कौन से थे, एक काइले था और दूसरा कौन सा था, टिथे, ठीक है। ये जा रहा था स्टेट को और ये जा रहा था चर्च को। एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस क्या थे, कौन नहीं दे रहे थे, क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे वो टैक्सेस तो ना ही दे रहे थे, और साथ साथ क्या प्रिविलेजेस भी, क्या प्रिविलेजेस के मजे भी उठा रहे थे, कौन, ये प्रिविलेजेस क्या बताई थी मैंने, फैसिलिटीज। फ्यूडल सिस्टम, पीजेंट्स आल्सो हैड टू गिव लेबर एंड सर्विसेज टू द नोबल्स। फ्यूडल सिस्टम के तहत भी कौन दबा हुआ था, सिर्फ हमारी थर्ड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स पीजेंट्स थे उन्हें क्या करना पड़ता था, नोबिलिटी के लोगों को जाकर के सर्व करना पड़ता था, कभी उनके घर का काम, लेबर वगैरह, ठीक है, और सर्विसेज देनी पड़ती थी किसको, नॉब्स, ठीक है। आज के पार्ट में हमने जाना है कि फ्रांस के अंदर क्या सोसाइटी थी, फ्रांस का राजा कैसा था, फ्रांस का राजा कब गद्दी पर बैठा था, फ्रांस के राजा के पास क्या पैसे थे या नहीं, क्या उसकी ट्रेजरी खाली थी, और उसकी ट्रेजरी खाली होने की वजह क्या थी, ठीक है। इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के अंदर जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया वो उसके पीछे के रीजन और क्या थे, ठीक है। So if you find this video informative, then please like, share and subscribe. Thank you.